ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी। सलाम जेके और सलाम जेके में आप खबरों के सफ़र को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की, उस एक्ट की जिसको लेकर ये ज़मानत दी गई थी कि इससे सार्फिन के हकूक़ भी बहाल रहेंगे और टाइमली काम भी होगा और अकाउंटेबिलिटी पैदा होगी। लेकिन खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि मुख्तलिफ महकमों की तरफ से पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट को बलाए ताक रखा जा रहा है और लगातार आवाम के लिए मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं। और जम्मू कश्मीर में पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का इतलाक सही से नहीं है। क्यों नहीं नफाज हो पाया है? क्योंकि कई महकमे अपने कामकाज की जो माहाना रिपोर्ट थी वो पेश करने में नाकाम रहे और इसीलिए अब चीफ सेक्रेटरी को लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामी जो सीनियर अफसरान है उन्हें मुदाखलत करनी पड़ी। इंतजामी सेक्रेटरीज की कई बार यकीन दहानी भी कराई गई उनकी तरफ से, लेकिन इसके बावजूद काम नहीं हुआ और अब दोबारा से इन्हीं सेक्रेटरीज को अब क्या पेशरफ्त होती है मुख्तलिफ महकमों के कामकाज में, उसकी सख्ती से निगरानी हो, कड़ी नजर रखी जाए, इसके लिए उन्हें हिदायत जारी की गई है। मुख्तलिफ महकमों के अंदर जहां पर काम करने के बावजूद भी न सिर्फ माहाना रिपोर्ट पेश करने में ये महकमे या इन महकमों के जिम्मेदारान नाकाम रहे, बल्कि इनकी जो मुतलका वेबसाइट्स हैं उस पर भी मुतलकीन अपनी बात रखने में या सही से अपडेट करने में नाकाम रहे, जिस पर कई चीज़ों की कमियां या खामियां आज भी पाई जाती हैं, जिससे लेकर अब सीनियर अफसरान की मुदाखलत के बाद हो सकता है कि आगे कोई तब्दीली देखने को मिले। लेकिन फिलहाल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पर जो काम होना था वो अभी तक इस एक्ट के मुताबिक नहीं हो पाया और इसी वजह से निज़ाम पर मुख्तलिफ महकमों के कामकाज पर सवाल उठे। नवमुंतखिबा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की तरफ से अब 20 जून 2021 की डेडलाइन को मुकर्रर किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट और उसके साथ साथ सिटीजन चार्टर जो है उस पर सख्ती के साथ कारबंद हो सारे डिपार्टमेंट। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर आप कारकर्दगी को देखेंगे तो पता लगता है कि एसओपी जो फॉलो करने की बात थी डिपार्टमेंट्स की, इसको लेकर उसको बाला ताक रखा गया है और कोई भी रिपोर्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस और दीगर मामलात को लेकर फुकदान जो है वो साफ दिख रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के सबसे बड़े अफसर चीफ सेक्रेटरी की नोटिस में मामला आया है और हुक्मनामा भी जारी हुआ। तो अब आप जरा एक बात सुन लीजिएगा पहले कि क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी ने इंतजामी अमूर चलाने वाले सेक्रेटरी को कहा हो कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का इतलाक मिन्न अन हो, वेबसाइटें अपडेट हो ताकि आवाम को हर पल की खबर रहे। नहीं जी, इससे पहले बीवीआर सुब्रमण्यम जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ सेक्रेटरी थे, गालिबन आज के दिन में भी है क्योंकि अभी पता नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, बड़ा कंफ्यूजन स्टेट के अंदर भी है। लेकिन जब हम उसकी बात को करेंगे, उस टेन्योर को देखेंगे तो उस टेन्योर के अंदर एक नहीं बल्कि एक साल के अंदर 3 बार इसी बात को दोहराया गया कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो एक बड़ा कानून था और इससे ट्रांसपेरेंसी और आवाम को राहत मिलने का एक जरिया था, इसको लेकर कहा गया था कि इसका इतलाक किसी भी कीमत पर होगा, इन टोटो होगा और जो अफसर इसके खिलाफ पाए जाएंगे, इसकी इंप्लीमेंटेशन में लैल से काम लेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ज़ाब्ते के तहत। ये चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम साहब का ऑर्डर भी थे और जीएडी ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर दिए थे। तब से लेकर आज तक न तो ऑर्डर इंप्लीमेंट हुआ और ना ही वेबसाइटें उस तरीके से अपलोड की गई जो करना था। तो क्या सिर्फ मीडिया आई वॉश या प्रेशर को यूज करने के लिए बयान दिए जा रहे हैं? एक बड़ा सवाल आज के दिन में है और यह उम्मीद लगाई जा रही है कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो इंतजामिया है वो मनमर्जी करना चाहती है या आवाम के लिए कोई राहत भी हो सकती है। जब बात तामीर और तरक्की के हवाले से हो रही थी या इंतजामी के कामकाज पर, अगर टॉप लेवल पर गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जाए तो ज़मीन पर इसका फ़र्क या असर क्या नज़र आता है, इसी पर हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदे हैं, तर्जुमान हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त जावेद इकबाल रेशी साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। और इनके साथ साथ नजमो साकिब साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनकी पार्टी के तासुरात भी लेने चाहेंगे और उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और बीजेपी फिर कांग्रेस की तरफ भी हम जाएंगे। सबसे पहले साकिब साहब आपकी तरफ, अभी हम बता रहे थे कि इंतजामिया की तरफ से पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कामकाज न होना या टॉप लेवल पर इस तरह की गैर संजीदगी का मुजाहरा होना, इसका फर्क आपकी नजर में मौजूदा वक्त में किस तरीके से निजाम पर पड़ा है? क्या तब्दीलियां आपको जमीन पर नजर आती हैं आम शहरियों के हुकूक की बहाली के हवाले से जब बात हो रही हो?
देखिए, ये सब धूल झोंक रहे हैं। हमने, जैसे आपने अभी कहा कि सबसे पहले रियासत को तो ये पता ही नहीं है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी है कौन आज। जी, इस पे थोड़ा ये है कि देखिए, गवर्नमेंट की जो है बेहसी जिसे हम कहते हैं, और इंतकाम का जो इनका जो लेवल है इंतकाम की, आज लोग इस वबा से जूझ रहे हैं। उसके बावजूद ये हमारे जो गुजर, जो ट्राइबल लोग हैं, उनको इविक्ट कर रहे हैं उनके घरों से। आप देखिए, मतलब इंतकाम की एक हद होती है। उनके बेचारों के पास रहने की जगह नहीं है। आज वो अपने जो टेम्पोररी ड्वेलिंग से है, जम्मू से, रजौरी से, पुंछ से वापस आ रहे हैं कश्मीर, वो शुपियन जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, उनको ये वहां से धकेल रहे हैं, अपने घरों से निकाल रहे हैं उनको। आप समझिए। दूसरी बात, आपने बात की सर्विस डिलीवरी की, पब्लिक सर्विस जो गारंटी एक्ट है हमारा। बार बार जब बीवीआर सुब्रमण्यम जी आए थे पहले, तो उन्होंने कहा जी अब जम्मू कश्मीर में जी तूफान आएगा कामों का, अब जी डेवलपमेंटल की स्पेस ऐसी होगी, अब मैं जी गोल्फ कोर्स खोलूंगा, लोगों को 100 रुपए देने पड़ेंगे तो वो वहां पे आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने इतने वादे किए, बट लास्ट में हकीकत जमीन पे है क्या? हकीकत ये है कि आज लोगों को सड़कों पे चलना दुश्वार हुआ है, क्योंकि सड़कें कम और मार्ग की जो है जमीन वो ज्यादा दिख रही हैं, इतने गड्ढे हैं। ठीक है, ये मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल बोल रहा हूं। आप मुझे बोलिए, आज गवर्नमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर जो है गवर्नर रूल से पास 3 सालों से है, एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो बताएं जो उन्होंने कंसीव किया हो, जो उन्होंने प्लान किया हो और जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया हो। या तो वो ऐसे चीजें कंसीव करेंगे जो इम्पॉसिबल है एग्जीक्यूट होना, या तो वो मतलब एग्जीक्यूशन कहीं हमें दिख नहीं रहा है। अब हमने उनको सेकंड वेव आने से पहले बार बार ये अजान दी कि जनाब दुनिया भर में सेकंड वेव आ रही है, आपकी तैयारी है। तो उस पर उन्होंने जी बोल दिया, डायरेक्शन इश्यू हुए कि हॉस्पिटल लोग जो है जर्नलिस्ट से बात नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, जो हमारा जर्नलिस्ट लोग है, लोगों को उजागर करते हैं, गवर्नमेंट को जो है वो आगाह करते हैं कि आगे इमिनेंट थ्रेट क्या है, आगे इमिनेंट डेंजर क्या है, उस पे उन्होंने जर्नलिस्ट को ऐसा बना दिया जैसे माफिया है कि जी इनके साथ बात ना करें। अगर आप बात ना करेंगे तो लोगों को इत्तला कैसे होगी? विद रिजल्ट हुआ क्या? लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों की जानें गई। हमारे पास मतलब बेसिक चीज, रेमडेसिविर एक बेसिक चीज है, मतलब एक छोटी सी दवा है। हिंदुस्तान दुनिया भर में माना जाता है इन चीजों के लिए, जेनेरिक ड्रग्स के लिए। हालात ऐसी हुई कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को 7 दिनों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव बंद करनी पड़ी। वैक्सीनेशन ड्राइव एक अलग है। मैं जरा एक चीज की और ध्यान आपका खींचना चाहूंगा। जहां तक आपने बुनियादी ढांचे की या डेवलपमेंटल प्रोसेस की बात की, तो वो सिर्फ इन 3 सालों के दौरान ही पीडीपी को क्यों लगता है रुका है, या उसमें कोई रुकावट आई है? इससे पहले जिम्मेदारियां आपकी भी थी, आपकी हुकूमत भी रही। क्या वो जो उस वक्त गलतियां हुई, ये क्यों ना माना जाए कि उसका खमियाजा भी जम्मू कश्मीर की आवाम भुगत रही है? हमने ये दावा नहीं किया कि हम जम्मू कश्मीर को नया सोना जम्मू कश्मीर बना देंगे। हमने कहा विद इन आवर ओन लिमिट्स जो हमसे पॉसिबल होगा हमने वो करके दिखाया, और उसका नतीजा ये है कि जम्मू कश्मीर आज हिंदुस्तान की जो बाकी रियासतें हैं उन सब से बिल्कुल इंडेक्सेस में काफी ऊपर है। आप एजुकेशन देख लीजिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका देख लीजिए, रीच। हाँ, कोताहियां हुई है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक स्टेट है जहां पे हमारे पास उतने रेवेन्यूज नहीं है और हमें सेंटर पे डिपेंडेंट हम है, ये स्टेट वो हकीकत है। हमें फंड्स के लिए सेंटर पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, वो बात हकीकत है। बट जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर है वो हमने इन प्लेस रखा है, और उसका आपको आज बिल्कुल डिफरेंस जो समझ आई जम्मू और श्रीनगर में, जहां पे डेथ रेट जम्मू में ज्यादा है और श्रीनगर में कम है। क्यों? क्योंकि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जम्मू कश्मीर में टेरिटरी, सेकेंडरी और प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो इन प्लेस है। हाँ, कोताहियां हैं, हर जगह होती है। अमेरिका जैसे बड़ा मुल्क जो डेवलप्ड फर्स्ट कंट्री है वहां पे भी काफी कोताहियां हुई, बट उसके बावजूद भी कश्मीर में काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। ये साकिब साहब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप ग्राउंड पर बड़ा घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं। जो दावा पेश किया जा रहा है कि जनाब स्ट्रीमलाइन ऑल है और अकाउंटेबिलिटी है और जी सब ट्रांसपेरेंट है,
क्या आज के दिन में ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन में दिख रही है? अगर ऊपर वाले लेवल पर काफ़ी कोशिश की जा रही है, क्या नीचे आते आते वो ट्रांसपेरेंसी कहीं दिख रही है, वो अकाउंटेबिलिटी है कि जहां पर अफसर को कहा जाता है कि आपको 2 दिन के अंदर ये करना था, आपने किया क्यों नहीं? कोई पूछने वाला है अवाम की बात को? अवाम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज करप्शन जो है इसने लोगों को बेहाल कर दिया है। लोग परेशान हैं, अदालत सुनने के लिए कोई है नहीं, जाएं कहां? दर दर की बटके जो है बटकर खा रहे हैं लोग। आप ऑफिसर्स, आज ऑफिसर शाही चल रही है, लोगों कहां जाए बेचारे लोग, उनको परेशान किया जा रहा है। बेसिक चीज अगर आप देखें जो है, मतलब बेसिक चीजों के लिए वो बेचारे दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। आज पंचायत में, आज नरेगा का हाल देख लीजिए आप, फंड्स नहीं है। जहां पे ब्लॉक डेवलपमेंट में काम हुआ है, उनको बेचारों को, जिन्होंने लोगों ने काम किए हैं, उनको पैसे नहीं रिलीज हुए। पीएचई में बेसिक आज पीने का पानी नहीं है। बड़गाम साइड से इलेक्ट्रिसिटी का बेहाल देख लीजिए। मतलब आज तो पीक टाइम है, विंटर में बोलते हैं कि जी पानी कम हो गया, आज इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कम होगी। आज कहां से पानी कम हो गया? आज तो पानी इतना, आज जो है दरिया हमारे भरे हुए हैं, पानी क्यों कम हो, इलेक्ट्रिसिटी क्यों कम हो रही है? बेसिक चीज, मैं आपको नहीं ज्यादा लक्जरी नहीं बोल रहा हूं। देखिए हम अपने आप को पानी एक बेसिक बाकी रियासतों के साथ कंपेयर, ये बेसिक नेसेसिटी है जी। बेसिक नेसेसिटी तक नहीं प्रोवाइड हो रही है इन एडमिनिस्ट्रेशन से। और लास्ट 3 साल, और इन्होंने जो जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के ऑफिसरों को जलील किया, उनको साइडलाइन किया, उनको जी बोला इनको काम नहीं आता है, अब हम बाहर से लाएंगे और इनसे काम ले लेंगे। कहां है वो चीजें? ये भी आपका बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं आपके पास जाल साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पहला मौका नहीं है जब जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लगे हों। सन 90 में भी हमने गवर्नर रूल देखे, उसके बाद भी गवर्नर आते जाते देखे। अब गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर बना है और माना जरा कि ज्यादा एम्पावर है, तो फर्क कहां पर आपको नजर आ रहा है? क्या कोई मेजर तब्दीली आपको दिखी? 5 तारीख वो फैसला जब रियासत यूनियन टेरिटरी बनी, गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर बना और मरकज ने कहा कि देखिए अब बराह रास्त मामला बदलेंगे और तरक्की तामीर जो है वो सड़कों पर दिखेगी। क्या वो, अगर उसमें बड़ी बातें हो सकती हैं कि वो बड़े लॉजिक्स दे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन ग्रिप है, क्या आज के दिन में वो कहीं पर आपको नजर आ रही है? नंबर 1। और जो अवाम है, क्या उनकी रसाई अफसरों तक है कहीं पर? जावेद साहब, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? अच्छा सर, देखिए गौर साहब जी, 5 अगस्त का फैसला जिसमें कहा गया था कि हम 370 और 35A को एब्रोगेट करेंगे और जम्मू कश्मीर में बराह रास्त हम दिल्ली से तरक्की करेंगे। अभी तक हम देख रहे हैं कि वो वादे, वो दावे कहाँ हैं, हमें जमीनी सतह पर कहीं नजर नहीं आए हैं। इस वक्त आप देख लीजिए तरक्याती सरगर्मियां जो हमारे यहाँ हैं। मैं ये बात आपको कहूँ कि मुगल शाहरा हमारी जो पीर पंजाल खित्ता को कश्मीर के साथ जोड़ रही है, मुझे लगता है दुनिया का वाहिद बदकिस्मत रास्ता है जिस पर गाड़ी मुसाफिरों को आने जाने की इजाजत नहीं जा रही है। इसके पीछे वजह क्या है ये भी जानना चाहेंगे हम। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से इस किस्म का इसका सवाल पूछना जरूरी है। उसके साथ साथ आप देखेंगे हमारे कोरोना के दौरान हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो कितना दरहम बरहम पड़ा रहा। लोगों को किस तरह अपनी जानें गंवाना पड़ी, किस तरह से ऑक्सीजन के लिए लोगों को दरबदर होना पड़ा। और फिर इस वक्त आप देख लीजिए कि हर पंचायत लेवल पर इन्होंने कोरोना हेल्थ सेंटर बनाए हैं। तो अब वहां पर उनको ऑपरेट कौन करेगा, उनको मॉनिटर कौन करेगा? उसके लिए उन्होंने GRS लगा दिए वहां पर, या BLW लगा दिए, जबकि जो काम एक हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजिम का होना चाहिए वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजिम से लिया जा रहा है। तो इस वक्त किस तरह के हालात से जूझ रहे हैं, हमें किस तरह की तरक्की की जरूरत है, आप इस वक्त देख लीजिए। मैं छोटी सी पुंछ की बात करूंगा, मैं स्पेशली कहूंगा अगर डेवलपमेंटल हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें कि ये क्या तरक्की कर रहे हैं। 2006 में पुंछ यूनिवर्सिटी कैंपस को मंजूरी मिली, उसके फंड्स वागुजार हुए, लेकिन इस वक्त तक यूनिवर्सिटी का काम दरहम बरहम पड़ा हुआ है। बहुत सारे एहतजाजों के बाद फिर से फंड्स रिलीज हुए, लेकिन वहां आज तक एक भी PG लेवल की क्लास वहां नहीं लगाई गई है। आप देख लीजिए पिछली सरकार ने पुंछ को कश्मीर के साथ जोड़ने के लिए लॉरेंस से गुलमर्ग की रोड का इफ्तिताह किया था, लेकिन वो रोड न जाने की वजूहात की बिना पर वहां रुकी हुई है। फंड्स वागुजार हो चुके हैं,
लेकिन वहाँ काम नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ आप इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी देखिए, वो अपना हदूद पार कर चुकी है। इस वक्त क्लास 4 के लिए जब कहीं फॉर्म लगते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा 1 लाख, जावेद साहब, एक 1.5 लाख, आखिरी 2 लाख चीज फटाफट से फॉर्म लगा रहे हैं। आपसे मुख्तसर जानना चाहेंगे कि मौजूदा वक्त में आप सारी तब्दीलियां जिसका दावा इंतजामिया कर रही है, इसमें 3 अलग अलग लेवल्स हमने देखे, पंचायत, ब्लॉक और फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो इम्तिहान जो एग्जाम माफ कीजिएगा जो इंतखाबात हुए थे, वहां तक हमने देखा कि अवामी नुमाइंदों को जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन इन सभी नुमाइंदों की मौजूदा वक्त में जो जिम्मेदारियां थी उसमें कितना रोल है, कितना निभाने में वो कामयाब रहे हैं? जो तब्दीली की बात की गई थी, जो नारा था, उसमें वाकई में क्या कोई बड़ी डेवलपमेंट इन लोगों की वजह से हो पाई है? क्या इस निजाम को तब्दील करने में उनका भी हाथ है किसी तक? देखिए आसिफ साहब, मैं आपसे कहूंगा कि जिन दावों के साथ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स को लाया गया था, उनके इंतखाबात करवाए गए थे, उनको प्रोटोकॉल दिखाए गए थे, उनको ख्वाब दिखाए गए थे, तो मैं समझता हूं जो वो एहतजाज कर रहे हैं, जो अपने प्रोटोकॉल के लिए एहतजाज कर रहे हैं, जो अपने हकूक के लिए एहतजाज कर रहे हैं, तो मुझे वो खुद ही अभी तक मुतमय्यन नजर नहीं आ रहे हैं। तो वो अवाम की नुमाइंदगी किस तरह से करेंगे, ये खाली ख्वाब रहा है, खाली उनको अवाम को उलझाने के लिए और अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इंतखाबात करवाए गए हैं। हकीकी मानों में उनको ना एम्पावर किया गया है, ना ही वो अवाम की नुमाइंदगी करने में सही ढंग से उतर सकते हैं जिस तरह के उनको पावर दिए गए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जावेद ऋषि साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। और फटाफट से लास्ट पॉइंट ऑफ ओपिनियन, क्या अपनी पार्टी के लीडर भी हमारे साथ हैं खालिद राठौर साहब। बहुत शुक्रिया राठौर साहब, पूरे डेवलपमेंटल प्रोसेस में बड़ी बातें आपकी पार्टी की तरफ से भी की गई थी, इंतजामिया पर भी सवाल उठ रहे थे, साल 2020 के आखिर तक काफी ज्यादा सरगर्मियां आपकी तरफ से भी अंजाम दी गई, लेकिन इन 4 महीनों में इंतजामिया कहां और आपकी पार्टी के कारकुनान या टॉप लीडरशिप कहां, जहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको भी जम्मू कश्मीर में मैदान में उतारा गया था? देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमने पहले से ही आपको पता है कि लोगों को ज्यादा मुझे लग रहा है कि ज्यादा नजरें हम अपनी पार्टी पे थी, क्योंकि नई पार्टी थी। तो हमने जहां पे भी हमें मौका मिला है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को नींद से जगाने की कोशिश करी है। ये एक वाहिद पार्टी है जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद लोगों के लिए बाहर आई थी, जब हर कोई आवाज दबी हुई थी, घर पे आधे जो लीडर्स थे जेलों में थे, बाकी थे, लेकिन हमने कहा था कि किसी न किसी तरीके से हम पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे ले ले और लोगों को किसी तरीके से राहत पहुंचे। लेकिन वो सरासर उस टाइम पे ये कहना मुझे दोहराई नहीं हो जाएगी कि गवर्नमेंट के सेंटर के उन दावों को कहीं ना कहीं पे खोखले दावे उन्होंने किए थे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद। अब जी यहाँ पे डेवलपमेंटल काम हो जाएंगे, बाकी चीजें यहाँ पे जो हो नहीं पाई थी वो हो जाएंगी, लेकिन सरासर वो बयानातों में ही हमें दिखाई दिए और हमें टेलीविजन और मीडिया पे ही दिखाई दिए। ग्राउंड रियलिटी जब अगर हम देखेंगे, कहीं पे इस टाइम पे लोगों को कोई भी राहत का सामान नहीं पहुंचा, सेंटर पहुंचाने में नाकामयाब हो गई है। अगर हम डेवलपमेंटल काम देखेंगे, डेवलपमेंटल काम वहीं पे रुके हुए हैं। आज तो बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी सड़कें ऐसी हालत हो गई है कि मुझे लग रहा है कि कहीं पे लग रहा है कि कहीं 1-2 साल पहले यहाँ पे जंग तो नहीं छेड़ गई थी, और ऐसी हालत हो गई यहाँ पे सड़कों पे। जहाँ पे हम दूसरी बात करेंगे कि यहाँ पे पॉलिटिकल जो हमारे कुछ नुमाइंदे थे, चाहे डीडीसी मेंबर्स थे, चाहे म्युनिसिपैलिटी की बात करें हम, बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पे सियासतदानों की आवाज को दबाने की हर कोई लेकिन खालिद राठौर साहब, मैं माजी में नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल आपकी बात करूंगा। और गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि एक मुद्दे को लेकर पार्टी फोरफ्रंट पर आई थी और कहा था कि देखिए 25,000 लोगों का मामला है जी, और जो माइनिंग वाला इशू लेकर आप मैदान में आए थे, एक हल्का सा एहतजाज भी हमने देखा आपके लीडर्स की तरफ से। उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सला, क्या मैं ये मानूं कि जिस इशू को आप फोर फ्रंट पर लाए थे और ये कह रहे थे कि ये इंसानी हकूक का मामला है जी, ये इंसानी जानों का मामला है, और हम तब तक नहीं बैठेंगे जी जब तक ये पूरा मामला क्लियर नहीं होगा। क्या आज आप ये बता पाएंगे हमें, क्या वो मामला क्लियर हुआ, क्या वो हक आपको मिला, क्या उन 25,000 लोगों को वो रोजगार वापस मिला? देखिए, जहां तक मैं उस मुद्दे की बात करूं, हम सड़कों पे निकले। हमने उस टाइम पे गवर्नर इंतजामिया को ये बात कही है कि अगर आप इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल नहीं करेंगे तो हम अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। और हमने बाज़ाब्ता तौर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास उसका जो है मेमोरेंडम भी लिया हुआ है।
और उन्होंने हमसे कुछ टाइम मांगा था, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उस टाइम के बाद लॉकडाउन हुआ और बाकी चीजें आपको पता ही है मामला कैसे रहे उस मामला टाइम तो पे। उस वक्त भी खराब थे जब आप एहतजाज कर रहे थे, उस वक्त भी मामला खराब था, लेकिन उसके बाद आप बैक वक्त खामोश हो गए। ये सवाल है आज आपसे, माजी में क्या हुआ मैं उसकी ओर नहीं जाऊंगा। गवार साहब, खामोश कोई नहीं बैठा है। हर किसी जगह पे, हर किसी टाइम पे ग्राउंड पे जब हम निकले, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूंगा कि पहली एक पॉलिटिकल पार्टी है जो किसी मुद्दे को लेके सड़कों पे आ, हम तो वेलकम कर रहे हैं उस चीज का। मैं तो वही बात बता रहा हूं कि आप लोगों ने एक बुनियादी मामला उठाया और खुद आपने आंकड़े दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा कि 25,000 लोगों का मामला है जी। और फिर अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग इसके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। फिर तरक्की का मामला इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन खामोशी जो अचानक हुई है, क्या मैं ये मानूं कि ये हिकमत अमली है आपकी पार्टी की भी, कि जहां पर जितना चाहे बस आवाज उठाइए, फोटो सेशन कीजिए और खामोश हो जाइए, जो माजी में हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। माजी की बात जो है, अगर माजी की बात करें हम, तो मैं कह रहा हूं कि इस टाइम पे अगर आप कोविड की बात करेंगे, हम कोविड में ही एक ही पार्टी वाहिद है जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, जो आपको नजर में आई होगी कि हर किसी सतह पे हमारे एक्टिविस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर किसी जगह पे, मैं अपनी बात करूं, मैं बिल्कुल डे फर्स्ट से लगा हुआ हूं अपने लोगों के बीच में। अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक हमसे हो सकता है हम करेंगे, और अपने लोगों की जहां तक बात उठानी पड़ेगी हम उसमें कोई भी कसर नहीं रखेंगे। ना हम किसी के दबाव में आएंगे और ना हम किसी के प्रेशर में आएंगे। हमारे लीडर जनाब अल्ताफ बुखारी साहब बार बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के बाद उसके बाद भी मिले, और उन्होंने ये जॉर्जियन माइनिंग का मसला जो है वो बार बार उन्होंने उसे उठाया हुआ है। और अब कोशिश करते हैं कि जो नया चीफ सेक्रेटरी साहब, अभी तो हम हमारे पास एक खुशकिस्मती भी कहेंगे और बदकिस्मती भी कहेंगे, आज की डेट में हमारे पास 2 चीफ सेक्रेटरीज है। तो लेकिन आने वाले दिनों में हम इतनी उम्मीद रखते हैं कि जो नए चीफ सेक्रेटरी साहब होंगे हमारे, इंशाल्लाह वो हमारी मुद्दों को सुनेंगे। मैं यही बात बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पे हमारे मुद्दे जो है, कहीं ना कहीं पे लोगों की आवाज को सुना नहीं जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी खालिद राठौर साहब, जो बता रहे थे कि मुद्दे सुने नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक ज़िम्मन बात हमने उनके सामने। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात करते हैं डीआरडीओ की। वो डीआरडीओ जो मुल्क भर के अंदर अस्पताल बना रहा है, जम्मू के अंदर एक और कश्मीर के अंदर एक। जम्मू वाला गुज़श्ता दिनों कंप्लीट हुआ, इनॉग्रेट हुआ, कश्मीर की तैयारी हो रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं रिक्रूटमेंट रूल्स पर। और जिस तरीके से भर्तियां की गई हैं, जीएमसी इंतजामिया से लेकर सूबाई इंतजामिया तक अवाम ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि जिस तरीके से भर्तियां की गई हैं डीआरडीओ अस्पताल जम्मू के अंदर, उससे साफ लग रहा है कि क्या कुछ हो रहा है अंदर खाने, और किस तरीके से मंजूर नजर अफराद के लिए राहों को खोल दिया गया है। आसिफ, बिल्कुल ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी हुई है और डीआरडीओ अस्पताल में भर्तियों पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो हतमी फहरिस्त तैयार करनी इंतजामिया को, उसमें जो गाइडलाइंस थी उसको बालाए ताक रखा गया। ये इल्जामात उम्मीदवारों की तरफ से लगाए गए। उम्मीदवारों के मुताबिक सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जिस रास्ते को, जिस क्राइटेरिया को इंतजामिया ने चुना है, वो बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो मुस्तहिक उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया है, जो इस डीआरडीओ अस्पताल के अंदर काम कर सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस था मुख्तलिफ अस्पतालों से, चाहे वो पीजीआई चंडीगढ़ से लेकर जम्मू कश्मीर तक, जिन्होंने मुख्तलिफ अस्पतालों में काम किया है, खदमात अंजाम दी हैं। उन्होंने एक तो प्रैक्टिस अपनी जगह, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस उनके पास, और दूसरा ये कि इंसानों की, या जो इन अस्पतालों के अंदर जिन कोविड मुतासरीन को लाया जाएगा उनकी जान खतरे में ना डाली जाए, इसके लिए भी बहुत सारे लोगों को ना देखकर सिलेक्ट किया गया। इस पर उन उम्मीदवारों ने सवाल उठाए हैं जो इस फहरिस्त से अब काफी हद तक बाहर भी हुए हैं। चलिए जी, ये तो बात थी जनाब डीआरडीओ की, लेकिन जरा एक और नारा आया है सामने और एक और वादा किया है, और वादा करने वाले भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है, जिनकी तरफ से बड़े लीडर ने श्रीनगर के अंदर एक बड़ा ऐलान किया कि साल 2022 में 25,000 नौकरियों का ऐलान किया गया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा, राज्यसभा रुकन और तर्जुमान जफरुल इस्लाम श्रीनगर में, जिनका हालांकि दौरा था जम्मू कश्मीर का, और श्रीनगर के अंदर उनकी तरफ से ऐलान किया गया, और मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम कर रही है, ये उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई। इधर हिज़्ब इख्तिलाफ ने पलटवार किया और जफरुल इस्लाम के बयान को हकीकत से बई जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और अपनी पार्टी के दीगर लीडरान की तरफ से करार दिया गया, जिनके मुताबिक इसी तरह का नारा जम्मू कश्मीर पार्टी यूनिट के सदर की तरफ से लेकर वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला तक पिछले 2.5 सालों से दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन सभी वादों को पूरा न करने के बजाय एक और नारा दे दिया गया कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर 25,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर के अंदर लगेंगी, जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ अब सवाल उठा रहा है।
आपको याद होगा कि यह पहला मौका नहीं है जब नौकरियां फराहम करने का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया हो। इससे पहले भी कई बार कहा गया कि लाखों नौकरियां जो है वो फराहम की जाएंगी और उसके बाद जम्मू से लेकर श्रीनगर तक उम्मीदवार इंतजार करते रहे कि एडवर्टीजमेंट कब होगा, शॉर्टलिस्टिंग कब होगी, लेकिन अभी तक भी वो पुराना नारा जो था वो पूरा नहीं हुआ। और इस बीच बड़ा नारा इस वक्त दिया गया है कि 25,000 नौकरियां साल 2022 में पुर की जाएंगी जम्मू कश्मीर के लिए। और बात सामने रखी है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सैयद जफरुल इस्लाम ने श्रीनगर के अंदर। हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान रविंद्र शर्मा जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी रविंद्र जी ज्वाइन करने के लिए। बड़े दिनों बाद आज सर गुफ्तगू हो रही है, लेकिन मामला जरा पहले इंतजामिया की बात करते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो इस वक्त इंतजामात किए जा रहे हैं, जिस तरीके से काम को चलाया जा रहा है, इस पर हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस कैसे इसको देखती है जम्मू कश्मीर के अंदर, नंबर 1। और नंबर 2, जो डीआरडीओ से लेकर शुरुआत हुई और आज बीजेपी के रुकन का बयान आया कि 25,000 नई असामियां भी मिलेंगी 2022 में, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि डीआरडीओ की भर्तियों पर भी जम्मू के अंदर काफी ज्यादा तनाव और तजब्जुब बना हुआ है। देखिए, बात यह है कि यहाँ तक कोविड की सिचुएशन है, ये तो बहुत ही गंभीर हालात आपने देखे देश भर के अंदर तो सही, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी, और खास करके यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी रही है पिछले 7 साल से। जम्मू का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही चरमलाया हुआ और खोखला नजर आया कि उसके अंदर जो जिस किस्म की हेल्थ व्यवस्थाएं थी, जम्मू सूबे के अंदर मौतों का आंकड़ा जो है वो 2 गुना ज्यादा था, क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं उस तरह की नहीं क्रिएट की गई। इस 1 साल के अंदर भी कश्मीर वादी में बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रदर्शन किया और वहाँ के लोगों ने कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ना कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स और वो चीजें पैदा की जिससे लोगों को बचा सके। हालांकि इन्फेक्शन का रेट वहाँ 2 गुना था, केसेस वहाँ 2 गुना निकल रहे थे, डबल निकल रहे थे, लेकिन वहाँ वो जाने कुछ बचा सके और वहाँ 50% डाउन से जाने की। इसी से पता लग गया कि जिन लोगों के पास जहाँ सरदारी थी और जहाँ हेल्थ मिनिस्टर भी जम्मू के रहे, सारा कुछ हो रहा और जम्मू की बातें बहुत करते थे, और जम्मू में तो वो क्या, जब जम्मू की व्यवस्थाएं रही ये सारा खोखलापन नजर आया। बाकी बात यह है कि इस वक्त लोगों का ध्यान कोविड की वैक्सीन पे है कि आज भी आपने बड़े बड़े ऐलान करते हो कि 1 मई से बहुत जो है अग्रेसिव वैक्सीनेशन होगी, लेकिन बुकिंग जो है स्लॉट बच्चों को नहीं मिल रहा 18 से 45 साल के बीच जी, और ये बहुत बड़ी गंभीर चिंता की बात है। और एम्प्लॉयमेंट की बात इस वक्त लोग भूल गए कि पिछले कई सालों से 1,50,000 गिनतियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी, उनके गवर्नर, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर करते आए हैं। वे तो आप 25,000 पे पहुंच के 2 साल के बाद तब सत्यपाल मलिक साहब ने अगस्त में कहा था कि 50,000 नौकरियां दिसंबर 2019 तक लगनी है जी, और आज 2021 हो गया, वो 50,000 से घटते आज में ये बयान पढ़ के और सुन के हैरान हूं कि युवा किस तरह से लेंगे कि आप 2 साल के बाद कहा जाता है कि 25,000 हो गई, उसके बाद तो ये 1 लाख से 2 लाख होनी चाहिए थी। और प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा जो है इंकलाब आना चाहिए था 370 या यूटी बनने के बाद, लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो खत्म हो गया, वहां पे तो कुछ प्रोग्रेस हुई नहीं, बढ़ोतरी। आपने तमाम कानूनात बनाए, डोमिसाइल भी बनाया, वो भी बनाया, और इसके बहाने आप कह रहे थे सिर्फ इतना हुआ कि ठेके जरूर जम्मू कश्मीर के सोर्सेज के वो लोग रविंद्र शर्मा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये नहीं लगता कि चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर फेलियर है, बीजेपी को इसलिए हम कटहरे में खड़ा करेंगे क्योंकि मरकज के अंदर उनकी हुकूमत है और होम मिनिस्ट्री से बराह रास्त जम्मू कश्मीर को चलाया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जो हमारी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टियां, कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है और रीजनल पार्टियां हैं, वो आज के दिन में भी एक पेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर एलजी साहब से बात नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पर बुनियादी मसले क्या है, अफसरशाही किस तरीके से तबाही मचा रही है, और जिन चीज़ों पर बात करनी चाहिए तो बात हो नहीं पा रही है एक वॉइस में, जिसकी वजह से अफसर गालिब हो रहा है पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, यहाँ जो पहले बात आपने कही कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, ये क्या होता है? गवर्नर रूल में एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जो वो सारा तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जिसकी सेंटर में हुकूमत होती है वही जम्मू कश्मीर में होती है। जब बीजेपी के बड़े बड़े लोग कहते थे कि हमारे अपने लोग हैं, गवर्नर हमारा अपना बंदा है और सारी चीजें हैं,
और दिखता भी था कि आपने उन्होंने कोरोना से 2 गज दूरी रखी होगी और कांग्रेस या विपक्ष से 100 गज दूरी रखी होगी, ऐसा मंत्र पढ़ा करके भेजा जाता है। और फिर ये यूटी है, मत भूलिए कि यूनियन टेरिटरी की कोई हैसियत नहीं, एक केंद्र का एमओएस का वो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर या उनसे बड़ी हैसियत रखता है और चलाता है। और फिर अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए कहे, जब कोई चीज यहाँ पे छोटा सा कोई ऐलान भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मीडिया में आकर के बड़े बड़े दावे करते हैं हमने ये करवा दिया और ये कर लिया, ये ऐलान हमारा है। और जब लोग मरना शुरू हो जाए फिर कहते हैं जनाब ये अफसरों की गलती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। और मैं मानता हूं कि मौजूदा एलजी साहब पहले से कुछ बेहतर कर रहे हैं, उन्होंने फिर भी थोड़ा सा राब्ता बनाया, लेकिन जो मूल मंत्र वहां प्रधानमंत्री की और वहां से दिया गया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत, उसका मूल मंत्र का तजर्बा और लैबोरेटरी जम्मू कश्मीर है। कि जम्मू कश्मीर के विपक्ष की आप तो सवाल उठाते हैं, बहुत ही आपका अधिकार है, लेकिन मीडिया को यह भी देखना चाहिए कि जब कोरोना से 2 गज दूरी का पाठ पढ़ाया जाए और खास करके कांग्रेस से 100 गज दूरी का पाठ पढ़ाया जाए, उस हालात में भी हम प्रयास करते हैं। और ये रविंदर जी, आपको नहीं लगता ये पॉलिटिकल बात आप बता रहे हैं? मैंने सीधा सा सवाल पूछा था कि क्या आज के दिन में जब इस तरीके के हालात है, जम्मू कश्मीर के एंगल से क्या रीजनल पॉलिटिकल फोर्सेस को एक पेज पर आकर आवाज नहीं उठानी चाहिए थी कि देखिए ये बुनियादी मुद्दे हैं जी, और इन मुद्दों को एड्रेस किया जाए? प्रेस के जरिए से आप बताते, अगर एलजी साहब आपको मीटिंग नहीं देते, एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, एक ज्वाइंट प्रोग्राम कहीं पर होता। अब तो ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जब वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस आप कर सकते हैं, पार्टी की बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर सकते हैं, तो यहाँ पर वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते। कौन सी बड़ी परेशानी थी उसमें? नहीं, देखिए जहां तक कोरोना की बात है, जब हम सवाल उठाते हैं होते हैं तो मीडिया के माध्यम से भी एक हमला हमारे पे या ओपोजिशन पे होता है कि आप सवाल क्यों उठाते हो। जब संकट में देश हो कोई भी तो कहा जाता है ये नैरेटिव नया के ओपोजिशन को बोलना ही नहीं चाहिए, कांग्रेस पार्टी को और बाकियों को उनके मंत्र पढ़ने चाहिए। सारा विपक्ष तो एक पेज पे है जम्मू कश्मीर में। कुछ बातों पे हमारी ब्राडर जो है अंडरस्टैंडिंग तो है, कुछ बातों पे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अलग से बोले, एक स्वर में बोले, लेकिन तकरीबन प्रयास ये किया जाता है। और यहाँ तो पिछले 1-1.25 साल से कोविड की जंग ही थी, बाकी जो चीजें होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वो तो आप वेस्ट बंगाल नहीं देख रहे, चुनी हुई सरकार को वो ऑन बोर्ड लेकर के नहीं चलना चाहते। तो यहाँ विपक्ष को कहा हमारे प्रयासों के बावजूद वो कोशिश नहीं करते सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ की यूपी एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर थोड़ा प्रयास करते हैं, कितनी उनको मैंडेट है मुझे नहीं पता, लेकिन हम ऑन बोर्ड सेम पेज पे हैं। यहाँ तक लोगों की प्रॉब्लम्स की बात है, जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज हो, मुद्दे और एजेंडा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉडर तौर पे भारतीय जनता पार्टी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ प्रणाली है उसके खिलाफ हमारे स्वर आप देखिए ऑलमोस्ट सेम पेज पे हाईलाइट करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और बात कर रहे थे कांग्रेस से, लेकिन एक बड़ी बात यह है जी, हमने बड़ी कोशिश की थी कि युद्धवीर सेठी साहब जो तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी अपना मौकफ रखे और उनसे बात हुई थी और हामी भी भरी थी, लेकिन अभी उनके साथ रब्ता नहीं हो पाया, गालिबन बिजी है, फोन कॉल्स रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश हमारी ये थी कि बीजेपी का भी मौकफ जो है वो इस प्रोग्राम में आए, क्योंकि जब हम बड़ी बात कर रहे थे तो उसमें उस बड़ी पार्टी का भी नाम आना चाहिए था, मौकफ आना चाहिए था, ताकि एक सिस्टम के तहत वो भी अपनी बात रखे। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर पुलिस की तरफ से एक और एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और ये एडवाइजरी उन मुंतखबा लोगों के लिए जो प्रोटेक्टिव पर्सन है, यानी जो सिक्योरिटी कवर के अंदर है, उनके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी कर दी है एडवाइजरी। मैंने सुबह ही कहा था कि अब एडवाइजरी आएगी और चलिए एडवाइजरी आ गई है कि जिन लीडरों के मुहाफिजीन दिए गए हैं वो उनके साथ रहें, किसी भी कीमत पर कोई प्रोटेक्टी जो है मुहाफिज के बिना कहीं पर नहीं जाएगा। बिल्कुल, एसओपीज की खिलाफ वर्जी कहीं पर ना हो, पुलिस की तरफ से कहा गया है। जिन लोगों को एसपीओ दिए गए हैं या जिनके साथ इस वक्त जिनको सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो उनके बिना ना निकले, और जब तक जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद क्लियरेंस ना मिले तब तक कोई दौरा ना किया जाए। ये उन लोगों के लिए जिनके साथ इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, एसपीओ जिनको दिए गए हैं, उनके लिए, या जो वो लीडरान हैं मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हैं लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज को या मकामी सतह पर पुलिस इंतजामिया को या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कई बार पता नहीं होता और अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर चल पड़ते हैं, इसलिए जमीनी सूरत हाल क्या है उसका क्लियरेंस मिलना चाहिए और एसओपीज की खिलाफ वर्जी कहीं पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
रात का जो मामला था उसमें पुलिस की तरफ से कहा गया कि उनके पास सिक्योरिटी गार्ड थे जो मकामी म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट रहे, तो उसके बावजूद भी वो निकले और उसके बाद उन्हें निशाना बनाया गया सिक्योरिटी गार्ड से, और कहीं पर कोई लापरवाही ना हो पुलिस की तरफ से लीडरान को पहले ही इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। चलिए जी, अब जरा वक्त हो गया जी, आपकी फोन कॉल्स को भी ले लेते हैं हम। उसके बाद आपको एक सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ा दिलचस्प वाकया बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी बात सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस वैक्सीनेशन और पूरे मामले पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, सरकार क्या कुछ कह रही थी, और डिफेंड में जो कोर्ट ने वापस बात कही है वो क्या कुछ है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे बड़ी चीज़ें आपको आने वाले दिनों में क्लियर होगी। बिल्कुल, मरकजी हुकूमत की टीकाकारी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं। सवाल उस वक्त उठे हैं कि वैक्सीन के लिए 18 साल से 44 साल की उम्र वाले जो लोग हैं उनसे पैसे लेना जो गैर जरूरी, नंबर 1। नंबर 2, 31 दिसंबर 2021 तक जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि वैक्सीन की इस पूरे प्रोसेस को मुकम्मल कर लिया जाएगा, टीकाकारी मुहिम मुकम्मल हो जाएगी। इसके लिए सरकार के पास क्या वाज़ेह हिकमत अमली है जिससे ये मुमकिन हो पाएगा कि इस वक्त 31 दिसंबर 2021 तक वैक्सीन की मुमकिन दस्तयाबी का खाका हुकूमत पेश करे। इसके लिए मरकजी सरकार ने जो हलफनामा दायर किया था, लेकिन मामले की जब अगली समाअत 30 जून 2021 को होगी तो तब तक सरकार को जवाब देना होगा कि 31 दिसंबर तक उसके पास क्या पॉलिसी है, हर शहरी तक वैक्सीन पहुंचे, और साथ ही जो अभी तक का खाका आगे का प्लान तरतीब दिया गया है वो अदालत के सामने। 31 मई का जो ऑर्डर है वो बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, और उस वेबसाइट को जब आप खंगालेंगे तो आपको पता लगेगा कि मरकजी हुकूमत के सामने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए वो आंखें बंद करते हुए ये नहीं देख सकता है कि शहरी मारे जाएं ऑक्सीजन के लिए, शहरी मरे वैक्सीन के लिए, इसलिए ये सवाल ही पैदा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके सब कुछ देखता रहे, इसलिए सोमो मोटो लिया गया। दूसरी बड़ी बात जो उस तफसीली ऑर्डर के अंदर है वो ये है कि मरकजी हुकूमत 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीदेगी जबकि उन्हें डिस्काउंट भी मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा केंद्र से, मरकज से, कि आप बताइए कि आप खुद 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीदेंगे ताकि 45 से ऊपर और 18 से ऊपर वाले लोगों की वैक्सीनेशन हो, जबकि दुनिया में अब 12 साल से ऊपर वाले बच्चों की वैक्सीनेशन भी शुरू हुई है, क्योंकि तीसरे वेव के बारे में कभी इम्कान ये है कि बच्चे भी शायद इसमें असरअंदाज हो सकते हैं। तो ये एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था। दूसरी बात जो बेंच के सामने रखी गई, जस्टिस DY चंद्रचूड़, नागेश्वर राव साहब, रविंदर भट्ट साहब ने, उन्होंने डिटेल इंफॉर्मेशन मांगी 2 हफ्तों के अंदर अंदर। यानी मरकज के सामने क्या कहा गया कि आप हमें जी 2 हफ्तों के अंदर अंदर वैक्सीनेशन रोड मैप दे दीजिए, और ये रोड मैप किस लिए होगा, 18 से 44 साल की उम्र के बीच में जो आपने वैक्सीनेशन करनी है उसका रोड मैप दे दीजिए कि कितने वैक्सीन हर दिन लगेंगे, कितने सेंटर्स होंगे और उसमें क्या कुछ बेहतरी होगी, ये रोड मैप मांगा है। फिर 45 साल से ऊपर वाली कैटेगरी, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं उनके लिए अरेंजमेंट क्या कुछ किया गया है और आज तक वो 100% क्यों नहीं हुआ, इस पर भी 2 हफ्तों की मोहलत दे दी है। और तीसरी बड़ी बात कि मैनेजमेंट जो है, कोविड मैनेजमेंट और कोविन ऐप जो है, इनके बीच में तफावत है, जो मैं लगातार पिछले कई दिनों से आपको दिखा रहा था कि मरकजी हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से एदाद शुमार देती है, जब आप कोविन ऐप के साथ उसको कंपेयर करते हैं तो बड़ी चीज़ें ऊपर नीचे होती है। ये चीज़ें मॉनिटर की थी सुप्रीम कोर्ट ने भी, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पैदर पे 21 सवाल पूछे मरकजी हुकूमत से और कहा कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर एक जामिया पॉलिसी बशमूल इन 21 सवालों के जवाब देकर आप हाजिर हो जाइए। चलिए, खबरों के सिलसिले को फिलहाल रोकते हैं। हमारे साथ कॉलर्स भी काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं, आखिरी 10 मिनट, और पहले कॉलर हमारे साथ, अपना नाम बताएं, कहां से? हेलो जी। हाँ गौर साहब, जावेद बोल रहा हूँ जी। सलामुअलैकुम जी जावेद साहब। आप ठीक हो सर? अल्लाह का मेरी फजल है। दो तीन बातें सर मेरी आज अहम है जी। सर, एक पहले कि हमें लग रहा है कि जो भी हमारी जायज आवाज है वो गुलिस्तान की आवाज है। मुझे आप बताइए कि इन्होंने हमें पहले लैंग्वेशन के आड़ में फंसाया, ठेकेदार और इंडस्ट्री वालों को, कि आप लैंग्वेशन में जो प्रोजेक्ट है आप वो काम कंप्लीट कीजिए तो आपके पैसे देंगे। जी। आज हमें 1 साल हो गए काम कंप्लीट किए हुए, आज तक भी हमें वो पैसा नहीं मिल रहा है। ये एक बात। दूसरी बात, अभी आप ही ने बताया कि जो हमारा बाजरी और रेत का मसला है, ये बड़ा माफिया है।
रात के वक्त हमें माल आज मिलता है, जो गाड़ी 7,000 की थी वो आज की डेट में हमें 16,000 में मिलती है और रात में मिलती है। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारा ये हक नहीं बनता है कि क्या करते हैं ये उसके लिए? अगर इन्होंने आउटसोर्स किया, हम इनको ये नहीं बता रहे हैं। आज की डेट में आपको गवर्नर साहब मैं बताते चलूं 40 से 45 हजार रुपए हमें ईंट की गाड़ी मिलती है। क्या करेगा ये अवाम? और दूसरा, कोविड के नाम पे आपने अभी न्यूज बताई कि इन्होंने बताया जो हम होम क्वारंटाइन करेंगे उनको जी हम किट घर भेजेंगे, ये सबसे बड़ा माफिया। और आपने बताया कि अकाउंटेबिलिटी होगी, प्राइवेट अकाउंटेबिलिटी होगी। कौन सी अकाउंटेबिलिटी होगी? किस अफसर को आज तक इन्होंने सजा दे दिया? सर मुझे बताइए कि जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं कि जो मुलाजिम इसमें मुलविस पाए किसको इन्होंने सजा दी? थोड़ी सी ये दिखाते हमें कि हमने जो उसको सस्पेंड किया। सस्पेंड इज नॉट ए पनिशमेंट। वो फिर सस्पेंड के बाद सारा तनख्वाह इकट्ठे लेते। और अहम बात जो ट्रेडर के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ, ट्रेडर के हवाले से ये जो एसओपी ये प्रोग्राम हमें बताते हैं, इनको हमने लाहौर बताया था जब भी आप कोई भी, हम इसके साथ है। हम ये चाहते हैं कि ये जो वबा बीमारी आई है, हम जब इसको साथ नहीं देंगे तो कौन इसको साथ देगा? लेकिन हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि हमें भी ऑन बोर्ड लीजिए जब आप कोई प्रोग्राम देंगे। इन्होंने 2 दिन एक दुकान रखा है खुला, तीसरे दिन दूसरा। आपको पता होगा गवर्नर साहब, एक ही दुकानदार आज 40 किस्म के ये बेचता, वो रोज दुकानें छोड़ता। हमने इनको रिक्वेस्ट की थी कि एक दिन आप लेफ्ट, हमारे जितने भी बाजार है 90% बाजार हमारे हैं जहां राइट और लेफ्ट दुकानें हैं। हमने इनको बोला था एक दिन आप लेफ्ट दुकानें छोड़ो, एक दिन राइट दुकानें छोड़ो। हाँ, अगर कहीं अब एक ही तरफ खाली दुकानें हैं उनको एक दिन खुला रखो, एक दिन बंद रखो। मैं दिखाता कि हमारा जो कोरोना से दूर रहना है। देखो गवर्नर साहब, मैं आपको बताते चलूं, कल की डेट में मैं खुश हुआ जब मैंने देखा कि 130 से कम हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में कल टेस्ट पॉजिटिव आए थे। ये तभी हुआ जब लोग साथ देते। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी इनसे लास्ट पे यही कि ऑन बोर्ड आप लीजिए जितने भी बाजार के, बहुत जरूरी है कि आवाम को ऑन बोर्ड लिया जाए, ट्रेडर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। और जो खदशात आपने कहे कि देखिए जो चीज़ हमें 7,000 में मिल रही है वो 40,000 तक आ गई है, और ये सिर्फ अफसरशाही की वजह से हो रहा है। और जो निज़ाम चलाने की कोशिश की जा रही है उससे आवाम की कमर टूटी है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर तक अभी भी वो बराह रास्त बात नहीं पहुंचाई जा रही है कि उस फैसले से आवाम को कितना नुकसान हो रहा है। और सरकार को भी कोई बड़ा फायदा अभी तक देखा नहीं गया है कि सरकारी खजाने में कोई 10-15 करोड़ रुपए की आमदनी हुई हो उस पूरे मामले के। चलिए नेक्स्ट कॉलर है, नाम बताएं अपना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। गवर्नर साहब पेशवा आवाज जरा बढ़ाइएगा, आवाज बहुत कम। जल्दी से बात रखिए अपनी। गुलजार अहमद जी गुलजार साहब वनी बस सर मसला वंदस मज आदा गोल्डन कार्ड मोहनपुर का सजाद अहमद तमिस 30 रपे गोल्डन कार्ड तम पे गई आज 5 रेत या 6 रेत मे सर्जरी जंग तम दोप दोपन कार्ड बन फिलहाल कहीं हालात खराब पे नी तम 500 दोपन दी 500 रपे बह दिमे पगह दोहस मज बकर कहें पे दी मे तमिस 500 रपे सर्जरी गो मे डेट तक मिस अम पे कर मे दोस वन दी यार कार्ड वनकस दपान यूत काल बी हाथ दी तूत काल दिन कार्ड तुम कहें सठा गरीब अत कह कार्रवाई गो इंसाफ इन दिन अगर गवर्नमेंटन यह फैसिलिटी थो अस क्या मुलजिम अत कर जुल्म सठा शुक्रिया इम्पोर्टेंट मामले कि CEC सेंटर्स अगर वन दलाल कर 800-900 रुपयन कार्ड बनावनस मे बासान यह जायज़ कह। और ये साथ और गरीब इंसान आज सर्जरी कर और सह अमे पोस खतर परेशान कि मे गोस कह राहत मिलन और तमिस सत करो अस ब्लैकमेलिंग अत मानी कत मज ब्लैकमेलिंग मे पता तुम क्या समझो यह गो ब्लैकमेल कर पेशेंट कि वल दी मे पोस बह दिमे कार्ड। उम्मीद से कि इंशाल्लाह पुलिस नी नोटिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर नाम बताएं अपना। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब। वालेकुम सलाम जी। किश्तवाड़ से मोहम्मद असलम देवा सर। जी देवा साहब। सर सवाल गुंदुम जवाब चन्ना। सर अभी आपने 3 लोगों को स्क्रीन पे दिखाया जी, जबकि ये प्रोग्राम आपका जो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों की शाहरग है। खुदा मैं हकीकत बता रहा हूँ जी जी जी, ये शाहरग बन चुकी है जम्मू कश्मीर के लोगों की। इसमें और किसी प्रोग्राम में पॉलिटिकली लोगों को बुलाइए। चलिए इंशाल्लाह इनका दुख यारंदा रोंदे खसमानो इनको ये आज गवर्नर इंतजामिया काम कर रही है। पिछड़े इलाकों का काम 90% हो रहा है। ये अपने लूट मार के लिए बाकी चीजों के लिए अपने आप को
अभी नौकरियों के बारे में बात की तो ये पहुंचे बाकी जगहों पे, ये टाइम जाया हो रहा है सर। 5 के पंच में इनको बुलाइए या और कोई तो प्रोग्राम इनके लिए निकालिए। बिल्कुल जी, आपकी आवाज़ को आज से माना गया है जनाब। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं अपना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब कुमपोरा बरगाई करन से ना वनियो पन नाव से बोला अहमद बाट जी बाट सर वनियो। अच्छा वो जनाब उम्र उनके 3 वरी वो कॉल में अब चलान अहन ये 3 वरी वो टू जलन वन फायर आए तो कितना इधर आमदा न ऐसे न खान पोरी पर ना जी कॉल में खलास से मोकुर तो अटल। अच्छा तो ये वन तु निजाम बेहतर उस पतले चलान कि अत दिमो बाज़ाब्त तौर फिल्ट्रेशन पे आब वन टोटली आब कहें लबन टू जलन पन चलान। हेलो अहन पतम लट बनाव प्रोजेक्ट यम सात एहतजाज करो तम सात वो डी सी साहब नाज वो करो हंगामी बुनियाद पे कह तुझुक रेलवे स्टेशन बनोमुत टंकी वंकी बनो मगर वन वरी पे कर कहें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। ये बड़गाम का एरिया है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 2.5 या 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। पीने का पानी नहीं है, टैंकी बनाई है, कब कनेक्ट होगा, कब क्या होगा, कोई जवाब नहीं दे रहा है। और हालत ये है कि ट्यूबवेल का पानी पी रहे थे, अब वो भी नहीं निकल रहा है, इतना पानी नीचे डाउन लेवल हो रहा है जी। चलिए नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं अपना। हेलो जी सरवर साहब जी। काल कर फोन खबर वन सरवर साहब बोजान तुज कत वन फजल हक कॉलनी आब कतल आज बहम दह अहन अकिस दोहस त्रोक ओत्र आब गई लाइन नजर दिवान शार्टेज। अच्छा सरवर साहब गोड वन तो मैं तुम कम गाम पे कत कर वनकस तुम कम इलाक पे कत कर बहुत फजल हक कॉलनी पे वनकस कत फजल हक कॉलनी बटपोरा। अच्छा फजल हक कॉलनी बटपोरा अहन आब छुना टोटल कहीं टोटल तिम कारंद महकम ना जल शक्ति वल तिम ओकुन दिवान नजरा वजरा तिम वनान कि क्या मसल आब क्या टोटल सह सोजान जेई तो सोजान योर नफर शाम के टाइम 7 बजे 8 बजे नजर दिन अहन तम कहें अक टाइम खाली आब कतर ओत्र त्रो आब पत कड़ोम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जारगर साहबस कड़ोम मुबारक बादी दोपस अल्लाह ताला दिन ज्यादा ओत्र त्रोम बस तत पे बे कहें यानी यथ हफ्तस में अगर मान पतमिस हफ्तस में बशीर अहमद तमिस नाव ना बह वन चीज गो यथ हफ्तस में आव अकी लट नलकस आव मैंने यथ हफ्तस में आवा सिर्फ अकी लट आव नलकस ओत्र शाम बस। चलो सेठा शुक्रिया इस कॉल करने। बहुत शुक्रिया। बटपोरा का इलाका है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीने का पानी अब नहीं मिल रहा है। जब अभी हम बात कर रहे थे कि दरियाओं में भी पानी है, नदी नालों में भी पानी है, लेकिन न जाने क्यों इंतजामिया पानी फराहम करने में नाकाम है। आज शिकायतें बड़ी पानी की हो रही है जी। चलिए जी एक और कॉल हमारे साथ, नाम बताएं अपना। हेलो जी। हेलो कहाँ से हैं आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छी जनाब पाटन भरन पे अहन वनियो अच्छी पाटन भरन अस कर अम ब्रो कॉल आज ब्रो 14 वरी टंकी बनाम अहन अलॉटमेंट नी तक टेंडर ते द्राम अलॉटमेंट दस्तखत कर पन्नस टेबलस पे बंद थोमुत जल शक्ति सोपोर अहन सफर कर चन खतर आब पे 5 किलोमीटर सुबह आब कैन मूजूब तरसन। चलो सेठा शुक्रिया कॉल करने पर। मुझे उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आज खुद भी मॉनिटर कर रहे होंगे और वो सुनते हैं प्रोग्राम को और बड़ी चीज़ें मॉनिटर होती है। लेकिन आज जो बड़ी बात आ रही है वो ये है कि पीने का पानी न तो नॉर्थ कश्मीर में कहीं पर है जी,
न श्रीनगर के शहर के अंदर है और बड़गाम की भी आवाज़ यही है कि जनाब इंतज़ामिया ने तो प्रोजेक्ट्स बनाए थे लेकिन न जाने क्यों उन्हें पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया गया, पाए तकमील तक पहुंचाया गया तो न जाने क्यों पानी नहीं दिया जा रहा है। और इंतज़ामी अमूर चलाने वाले अफसरान से जब बात करते हैं तो उनका ये होता है कि जनाब देख रहे हैं जी, करेंगे। शहर के अंदर करते करते अब 3 साल हो गए, भी शहर ख़ास के अंदर पानी अभी भी पूरी तरह से नहीं दिया जा रहा जिस तरीके से माजी में हुआ करता था। तो बड़ा ज़रूरी है कि एक स्ट्रीमलाइन किया जाए सिस्टम को, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जाए और टास्क मेंटेन किया जाए कि ये होना है तो होना है। शायद जब तक हम वो न कर पाएँ तब तक इस तरीके की शिकायतें आती रहेंगी। और वही बात नहीं, एक बार फिर जो मेरे जहन में वो यही है कि जब भी पॉलिसी प्लानिंग बनती है तो शायद वो सिर्फ टेबल तक रहती है और ज़मीनी सूरत हाल पर क्या वो इम्प्लीमेंट हो रही है, इसके लिए एक बड़ी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंतज़ामिया के जो बड़े लोग हैं जो बराह रास्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ब्रीफ करते हैं, उन्हें ज़मीनी सूरत हाल को ब्रीफ करना चाहिए, न कि अफसर की बात को LG साहब को ब्रीफ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:35 पर दोबारा हाज़िर खिदमत रहेंगे, आपकी बात को ज़रूर सुनेंगे। आज जो तजवीज़ आई है इस पर बहुत ज़्यादा हमदर्दी के साथ और बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ हम गौर करेंगे ताकि आप और ज़्यादा मोहब्बत हमारे साथ करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।